सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 20 अक्टूबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि माता रानी लक्ष्मी की कृपा आप पे ऐसे ही बरसती रहे और आपका घर ऐसे ही सुख समृद्धि से भरा रहे। आज का वीडियो थोड़ा सा खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ टॉप पिक्स के बारे में, जो दीपावली में आप मुहूर्त ट्रेडिंग में उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एनसीडीएक्स ने मुहूर्त ट्रेडिंग रखी है कल 1:45 से लेकर 2:45 के बीच का समय निर्धारित किया है दोपहर में। वैसे तो कल एनसीडीएक्स बंद रहेगा, लेकिन 1 घंटे का ये जो समय रखा गया है दीपावली को देखते हुए एक मुहूर्त ट्रेडिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोग अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे, क्योंकि दीपावली में ट्रेड करना शुभ माना जाता है। माता रानी लक्ष्मी की कृपा रहती है और उस हिसाब से मैं भी कुछ पिक्स लेके आया हूँ, जिसमें आप अपने भाग्य की आजमाइश कर सकते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल, बहुत सारी चीज़ों को खंगालने के बाद मुझे कुछ ऐसी कमोडिटीज़ मिली हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन बनती हुई दिख रही हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहता है। और सबसे पहली बात है कि डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर वायदा में ट्रेड करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे सलाह आपको जरूर लेनी है, और जो भी रिस्क रहता है उसको समझना है। वायदा में इसी तरह नहीं घुस जाना है कि पैसा है तो किसी भी वायदा में उठा के वायदा में लगा दिए, नहीं। वायदा मार्केट में ट्रेड करने से पहले उसको काफी अच्छी तरह से सोचना समझना है। काफी लोग पहले से ट्रेड करते हैं तो उनको तो पता रहेगा। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली जो कमोडिटी मैं रख रहा हूँ वो हल्दी रख रहा हूँ। आपको भी पता है कि हल्दी पे काफी दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कि हल्दी में ट्रेड करें, हल्दी में पोजीशन बनाएं। जब कमोडिटी 12,000 के आसपास आई थी, उसी समय से लगातार कई सारे वीडियो मैंने हल्दी पे बनाया, और जिस हिसाब से अभी हल्दी में रिटर्न देखने के मिल रहा था, मैं देख रहा था पिछले 2 हफ्तों में हल्दी के भाव 2,000 से ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर पर्टिकुलरली पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो 15% तक की तेजी आपको हल्दी में आते हुए दिखी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इन स्तरों पे हल्दी में क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कमोडिटी का नियम है, चाहे किसी भी सिक्योरिटी का नियम है, अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। लेकिन अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे ये वीकली चार्ट पे, इसमें 3 कमोडिटी है। एक एनसीडीएक्स की कमोडिटी है, एक निजामाबाद है ये लाल वाली, और ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं सांगली मार्केट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये जो गिरावट का दौर था, एग्जैक्ट अगर अप्रैल 2025 से और सितंबर लास्ट तक अगर देखेंगे तो ये कमोडिटी लगभग 20% तक गिरी थी। तो ये गिरावट जो हाई बना था लास्ट टाइम में अप्रैल 2025 में, लगभग 15,900 के आसपास का हाई बना था, और वहीं से ये कमोडिटी फिसलते फिसलते अगर आप देखेंगे तो 11,600 के आसपास सितंबर लास्ट में हल्दी के भाव आते हुए दिखे थे। लेकिन उसके बाद ये जो रिकवरी दिखी आपको, और ये रिकवरी सीधे अभी 14,700 के आसपास लास्ट वीक की क्लोजिंग थी। उसी तरह अगर आप देखेंगे निजामाबाद में भी अच्छी खासी तेजी और हल्दी के भाव बढ़ते हुए दिखे, और 13,800 के आसपास, 13,895 के आसपास ट्रेड करते हुए निजामाबाद प्राइस दिखे। वहीं सांगली मार्केट में देखेंगे तो सांगली मार्केट में गिरावट कम है तो गेन भी कम है, लेकिन जो प्राइस है 16,000 के आसपास सांगली मार्केट में भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखेंगे कि एक अच्छी खासी तेजी, चाहे सांगली मार्केट हो, चाहे निजामाबाद मार्केट हो, चाहे इरोड हो, चाहे जो लोकल मार्केट है, दिल्ली मार्केट हुआ, रायपुर मार्केट हुआ, ग्वालियर मार्केट हुआ, हर जगह हल्दी में तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। अब सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए थोड़ा सा अराइवल्स के नंबर देख लेते हैं, और अभी तक अराइवल्स कितने आए हैं। अगर एनसीडीएक्स के हिसाब से बात करेंगे तो एनसीडीएक्स से अक्टूबर में अभी तक जो अराइवल्स आए हैं 4.5 थाउजेंड टन के आसपास के अराइवल आए हैं, और पिछले साल अक्टूबर में अभी तक 3,000 टन के अराइवल थे। यानी पिछले साल के कंपेयर में अक्टूबर में अभी भी अराइवल्स ज़्यादा आ रहे हैं। इस साल लगातार अराइवल्स साल दर साल पे ज़्यादा है। टोटल अराइवल है 136,000 टन, यानी कि 1.36 लाख टन के आसपास हल्दी का अराइवल आया है। लेकिन जो मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ, काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, साल दर साल पे मत जाइए, आप 5 ईयर 8 ईयर एवरेज पे जाइए। पिछले साल के कंपेयर में देखिए ये जो दोनों साल हैं अराइवल्स कितने ज़्यादा कम है। स्पेशली 2025-26 में अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखे हैं। आवक हल्दी की काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखी है, और इसका असर आपको मार्केट पे चढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है अराइवल्स एक साइड में, और जो जो मेन कारण है हल्दी के प्राइस को ऊपर ले जाने का, वो कारण है क्रॉप डैमेज और लोअर एरिया। हल्दी की फसल ऑलरेडी आप देखेंगे वेजिटेटिव स्टेज में है, हल्दी कंद लग चुकी है, राइजोम डेवलपमेंट हो रहे हैं नीचे में, लेकिन
एरिया इस बार कितना था, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। गवर्नमेंट के एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं आए हैं एरिया कितना हुआ है, लेकिन अपने अपने प्राइवेट सर्वे, अपने अपने प्राइवेट नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे, मेरे हिसाब से जाएंगे, तो इस बार हल्दी का एरिया 14% तक कम हो के 2.66 लाख हेक्टेयर तक आते हुए दिखा है। पिछले साल जो हल्दी का एरिया था 3.1 लाख हेक्टेयर था, और इस साल हल्दी का एरिया 2.6 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और इस हिसाब से अगर ओवरऑल इंडिया का क्रॉप डैमेज और सारी चीजें अगर पकड़ेंगे, तो 15% तक का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपेयर में कम रह सकता है। और जो प्रोडक्शन मेरे हिसाब से आ रहा है 9.1 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एरिया जो है, एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस हिसाब से गिरते हुए दिख रहा है, और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से गिरते हुए दिख रहा है। तो मेन कारण प्रोडक्शन और एरिया कम होना, उसके साथ साथ यील्ड भी कम हुई है। तो जो आगे चल के हल्दी की जो सप्लाई रहने वाली है 2026-27 में, काफ़ी ज़्यादा टाइट, और इसका असर आपको प्राइस में अभी से ही बनते हुए दिख रहा है। रॉकेट हो पड़े हैं प्राइस, लेकिन कितनी सप्लाई आगे अभी इस सीजन के लिए है, वो नंबर भी मैंने कैलकुलेट किया, और उस हिसाब से अगर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक देखेंगे तो 5.65 लाख टन तक की सप्लाई आई थी, और जो डिमांड था, टोटल डिमांड, वो 4.83 लाख टन के आसपास का डिमांड बनते हुए दिखा था। लेकिन अगर आप सप्लाई के हिसाब से देखेंगे, ओवरऑल सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स और मंडियों के अराइवल के अलावा जो अराइवल जो डायरेक्ट बाइंग होती है किसानों से, चाहे इधर उधर से, क्योंकि बहुत सारे मील वाले होते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर होते हैं, वो सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही नहीं खरीदते हैं, इधर उधर से भी माल उठाते रहते हैं। तो उस हिसाब से सप्लाई 7% तक जाता, लेकिन जो स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे अपकमिंग स्टॉक्स, सितंबर के एंड में देख रहा था 3.86 लाख टन, यानी कि ये जो नंबर मैंने निकाले हैं अप्रैल से लेके मार्च तक के नंबर हैं, और यानी कि मार्च के तक अभी जो सप्लाई मेरे हिसाब से रहने वाली है, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने तक इन 3.86 लाख टन पे आपको काम चलाना है। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे जनवरी के बाद थोड़ा सा निजामाबाद मार्केट में सप्लाई आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ओवरऑल सारी सप्लाई को कंसीडर करते हुए 3.86 लाख टन की सप्लाई आपको रह सकती है। सीजनलिटी ये मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन एक चीज जानिए, ये नवंबर का जो महीना है, नवंबर का महीना काफी ज्यादा निर्णायक इस बार रहने वाला है, क्योंकि नवंबर में जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट बनते हुए दिख रहे हैं, दीपावली खत्म होने को है, लेकिन दीपावली के बाद असली खेल शुरू होता है, और वो खेल शुरू होता है शादियों का सीजन का। और शादियों के सीजन में काफी बेहतरीन डिमांड आपकी हल्दी की, किसी भी मसाले की रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार रमजान भी पहले पड़ने वाला है 2026 में, उसके लिए एक्सपोर्ट भी भर भर के होगा। और मैंने आपको दिखाया जो सप्लाई है पिछले साल के कंपेयर में 8% कम है अपकमिंग सप्लाई, और आगे चल के आप देखेंगे डिमांड भी का भी सीजन है, एक्सपोर्ट का भी सीजन है। बियरिश फैक्टर मेरे हिसाब से हल्दी में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है हर बाउंस बैक पर प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ खरीदार भी एक्टिव है, और स्टॉकिस्टों की आंख खुल चुकी है, और सारे स्टॉकिस्ट हो चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट हो, हल्दी की तरफ भाग रहे हैं। हर कोई स्टॉक करना चाहता है हल्दी। तो लेबल्स कहां तक जाते हुए देख रहे हैं, अगर आप कल ट्रेड करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग छोड़िए, अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग पर ट्रेड करते हैं, चाहे इस तरह भी हल्दी में ट्रेड करते हैं, तो अभी के लिए थोड़ा सा नीचे में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, खरीदारी करनी चाहिए। और जो सपोर्ट है अभी के लिए 14,200 के आसपास, अगर इसके नीचे फिसलता है, मान लीजिए मार्केट चूंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो 13,700, ठीक है, ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अगर इसके नीचे भी अगर फिसल जाता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 12,500, यानी कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता है कि हल्दी 12,500 के नीचे जाते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल जो सिनारियो बनते हुए दिख रहा है, 12,500 एक मेजर सपोर्ट रहेगा लंबे अवधि के लिए, लेकिन निकट अवधि के लिए 14,200, 13,700 एक मेजर सपोर्ट अभी के लिए रहेगा। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है, अगर मान लीजिए मार्केट 15,000 के ऊपर बैठता है इस वीक, तो 15,200, उसके बाद 15,950, और इसके ऊपर निकलता है तो 16,800। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको स्पेशली नवंबर में रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपके इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कि मार्केट अगर 16,800 के ऊपर निकलता है, तो जो संभावनाएं बन रही है, मेरे हिसाब से मैं चार्ट पे देख रहा था, 22,000 तक की संभावना इस साल हल्दी में आपको बनती हुई दिख रही है। हो सकता है दिसंबर में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 22,000 तक भी जाते हुए दिखे। तो सेंटिमेंट मेरे हिसाब से हल्दी के काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। जो भी गिरावट होगी हल्दी में, आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए।
तो ये था हल्दी के ऊपर। अपने हिसाब से आपको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट कमोडिटी जो मेरे हिसाब से है वो है कैस्टर सीड। अरंडी बोलते हैं इसको काफी लोग। और कैस्टर सीड में जो रुझान बनते हुए दिखा है मैं देख रहा था, अगर आप देखेंगे लगातार ये कमोडिटी पिछले 2 हफ्तों से लगभग लगभग 400-500 रुपए की तेजी दिखा चुकी है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, मुझे कैसा लगता है कि कैस्टर सीड के मार्केट में तेजी आगे चल के भी काफी ज्यादा बरकरार रहेगी। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट इसकी काफी ज्यादा टाइट बनती हुई दिखी है कैस्टर सीड की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे, एरिया प्रोडक्शन से, तो ओवरऑल जो एरिया और प्रोडक्शन बनते हुए दिखा है मेरे हिसाब से, अगर आप जाएंगे एरिया जो था इस बार थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा था 8.9 लाख हेक्टेयर। लेकिन जिस हिसाब से बारिश हुई थी गुजरात में, राजस्थान में, तो उसके को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा यील्ड डैमेज हो सकता है। और जो टोटल प्रोडक्शन है आप देखेंगे, टोटल प्रोडक्शन 5% कम होकर 16.50 लाख टन के आसपास 2025-26 में रह सकता है। तो 5% के आसपास प्रोडक्शन कम रहने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डिमांड है, स्पेशली अगर आप कैस्टर ऑयल की डिमांड देखेंगे तो वो लगातार आपको, अगर आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज के हिसाब से 10 ईयर एवरेज से ऊपर चल रही है। 7-10 साल के हिसाब से कम है, लेकिन 10 साल के एवरेज से जो कैस्टर ऑयल की डिमांड है वो ऊपर चलती हुई दिख रही है। जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था कैस्टर ऑयल का, स्पेशली जो चाइना खरीदती है, अक्टूबर से लेकर अगस्त तक के बीच में 6.2 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। पिछले साल देखेंगे तो 6.40 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था इस दौरान, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप 10 ईयर एवरेज को देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। 10 ईयर एवरेज 5.50, लेकिन इस साल का जो है 6.27। आगे चल के हो सकता है एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम ही रहे, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, सप्लाई को लेकर कंसर्न है, क्रश भी कम होगा। लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बनती हुई दिखी है ओवरऑल यूरोपियन कंट्री से, वो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली कैस्टर सीड के लिए। चाइना से देखेंगे, चाइना लगभग 50% तक का जो एक्सपोर्ट है कैस्टर ऑयल का चाइना को जाता है। चाइना से थोड़ी सी डिमांड कम हुई है, 9% तक कम जैन से लेकर जुलाई तक के नंबर देख रहा था। लेकिन नीदरलैंड से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सिंगापुर से भी डिमांड बढ़ी है, ब्राजील से डिमांड बढ़ी है, इटली, बेल्जियम, ठीक है, यूके, यानी कि कहने का मतलब ये है रसिया, जो यूरोपियन यूनियन से, वहां से लगातार डिमांड बढ़ रही है। और इस साल भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है काफी सारे यूरोपियन कंट्री से, यूरोपियन यूनियन से, जिसमें जीरो टैरिफ की भी बातें हो रही है। यानी कि जो भी माल यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा उस पर जीरो टैरिफ लगेगा। और इससे होगा क्या कि जो डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज से, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे इटली हो, बेल्जियम हो, यहाँ से डिमांड आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यूएसए से भी होता है, यूएसए में भी जाता है, लेकिन ओवरऑल चाइना से भी मुझे लगता है कि डिमांड निकल के आएगी। चाइना में भी मैं देख रहा था प्रोडक्शन कम होने की संभावना बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो मेजर बाइंग होती है चाइना की, इंडिया से ही होती है। तो ओवरऑल डिमांड साइड से मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो अक्टूबर में इसका बॉटम बनते हुए दिखता है। और अक्टूबर के बाद से ये देखेंगे नवंबर में किस हिसाब से ये एकदम स्टीप राइज बनते हुए दिखा है। और इस हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तक ये प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी गिरावट अभी आपको होती है वहां पे खरीदारी के मौके बनते हुए आपको देख सकते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स 2025-26 में 10% तक कम है। और जिसके चलते आप देखेंगे प्रोडक्शन भी 4% कम, टोटल सप्लाई 5% कम, और एंडिंग स्टॉक 1.84 लाख टन के आसपास, यानी 5% कम। तो कैस्टर सीड का एंडिंग स्टॉक काफी ज्यादा कम, और उसका असर आप देखेंगे ऑयल के ऊपर। और जो ऑयल की बैलेंस शीट है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो प्रोडक्शन 7.63, ठीक है, और 5% तक कम, क्रश कम होगा। और एक्सपोर्ट भी मैंने कम ही रखा है क्योंकि सप्लाई कम है। और एंडिंग स्टॉक जो है वो 43% तक कैस्टर ऑयल के कम रह सकते हैं। तो बैलेंस शीट काफी ज्यादा पॉजिटिव मेरे हिसाब से कैस्टर की बनती हुई दिख रही है। और इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है कैस्टर सीट का 6450 अभी के लिए, उसके नीचे अगर मान लीजिए जाता है तो 6050 का ये मेजर सपोर्ट रहेंगे अभी के लिए। अभी के लिए ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 6450 ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो 6050, और उसके नीचे अगर जाता है लंबी अवधि के लिए तो 5600 का सपोर्ट। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है, ऊपर में संभावना है 7100, उसके बाद 8000 तक की संभावना है मुझे कैस्टर सीड में, स्पेशली नवंबर दिसंबर तक बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अपसाइड जो पोटेंशियल है अगर आप देखेंगे, अगर सिनेरियो अगर ऐसे ही चलता है
और चूँकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट दिख रही है, अगर लंबे अवधि की अगर आप बात करेंगे 10 महीनों की चाहे साल भर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 9000 8900 तक की भी लेवल पॉसिबल है। ये लेवल थोड़े से काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कमोडिटी ये जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे टेक्निकल लेवल्स पे तो यहाँ तक भी ये कैस्टर सीड दिख रहा है। तो कैस्टर सीड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमोडिटी, अगर हल्दी के बाद कोई कमोडिटी लग रही है तो वो कैस्टर सीड लग रही है। जो भी गिरावट हो रही है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। तीसरी कमोडिटी देखते हैं, और तीसरी कमोडिटी मेरे हिसाब से इस दिवाली में जो आपका भर सकती है धन पोटली, वो है धनिया। क्योंकि आप देखते हैं लक्ष्मी जी की धन पोटली जब बनाई जाती है उसमें धनिया हल्दी डाला जाता है, तो हल्दी तो मैंने बताया, दूसरी कमोडिटी आपको धनिया भी दिख रही है। और धनिया में जिस हिसाब से इस बार प्रोडक्शन को लेकर बातें हो रही थी, एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार निकल के आ रही है, ये सारी चीज़ें धनिया को सपोर्ट करते हुए दिख रही है। 2022 में धनिया का भाव 12,000 के आसपास गए थे, वहां से लगातार एक गिरावट देखने को मिली थी, और इसके बाद ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट काफ़ी दिन से होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो लो है, ये इस लो के ऊपर ये वाला लो बना, इस लो के ऊपर ये वाला लो बना, और इस लो के ऊपर ये वाला लो कहीं पे भी बनेगा, मुझे लगता है यहीं पे कहीं पे बनेगा 7750 या 7850 इसके आसपास, और यहाँ से ये कमोडिटी आपको भागती हुई दिखेगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अराइवल्स के नंबर के हिसाब से देखेंगे तो अराइवल्स के नंबर लगातार कम होते हुए दिखे हैं। अगस्त में थोड़े से अराइवल्स के नंबर बढ़े थे, लेकिन सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर में, सितंबर में भी थोड़े से अराइवल्स ज़्यादा थे, लेकिन ओवरऑल अराइवल्स देखेंगे पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम बनते हुए दिखे हैं। लेकिन जो मेन कारण है धनिया के इस बार भागने का, सप्लाई तो है, उसके साथ साथ जो सोइंग हो रही है, बुआई हो रही है, धनिया के का जो एरिया है पिछले साल के कंपेयर में कम रह सकता है, लगभग 30,000 हेक्टेयर के आसपास, और इसके चलते ओवरऑल प्रोडक्शन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाला है। तो ओवरऑल एरिया कम रहेगा, डिमांड लगातार एक्सपोर्ट की बनी हुई है, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो धनिया के प्राइस को आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। अभी तक जो एक्सपोर्ट के नंबर आए थे अप्रैल से लेकर जुलाई तक 19.2 हज़ार टन का एक्सपोर्ट हुआ था, पिछले साल के कंपेयर में 2,000 टन ज़्यादा है। और ये टोटल एक्सपोर्ट पिछले साल जो 47,000 टन का हुआ था उसके ऊपर तो शायद ना जाए, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे एक्सपोर्ट के जो नंबर हैं मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, अगर 5 ईयर एवरेज को देखेंगे तो उससे बेहतर रहने वाले हैं। अब बैलेंस शीट के हिसाब से देंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनती हुई दिखी है, और प्रोडक्शन 3% तक कम है, ओपनिंग स्टॉक 28% तक कम है, और एंडिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग 47% तक कम रहने की संभावना है इस साल। तो एंडिंग स्टॉक कम है, और उसके हिसाब से देखेंगे तो कंजम्पशन भी थोड़ा सा मैंने बढ़ा के लिया है। ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा टाइट, और इसका असर आपको धनिया के प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है। सपोर्ट जो अभी के लिए बन रहा है 7770 के आसपास, उसके नीचे जो बन रहा है सपोर्ट 7580, ये मेजर लेवल्स दो रह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर मान लीजिए फिसलता है लंबी अवधि के लिए 7300, और ऊपर में धनिया यहाँ से घूमता है तो 8500 पहला लेवल रहेगा। उसके बाद जो घूमेगा इसको तोड़ने के बाद वो जा सकता है आपको 9350 तक। और जो संभावनाएं बन रही हैं लंबी अवधि के लिए, अगर आप 5-6 महीनों की बात करेंगे न्यू फसल आने के बाद भी देखेंगे, जो संभावनाएं बन रही है मुझे लगता है ये 10,200 तक का भी पोटेंशियल आपको धनिया में बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल धनिया हो चाहे हल्दी हो चाहे कैस्टर हो, ये तीन कमोडिटी मेरे हिसाब से इस बार आपको खरीदारी करनी चाहिए, और इस हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इन तीनों कमोडिटी में। इसके अलावा बहुत सारी कमोडिटी हैं, जीरा में भी धीरे धीरे मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो जीरा में भी बनेगा। जीरा में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जुड़े रहें, और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे और ये दिवाली टॉपिक्स पे मेरी राय। आपको क्या करना चाहिए इस दिवाली, किस कमोडिटी पे ध्यान रखना चाहिए, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। और फिर से एक बार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं माता रानी लक्ष्मी की कृपा आप पे ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।